हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र का डिस्कशन है और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 63 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 63 में आपको बताना है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में, यानी सी ऑप्शन। विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष पास्कल लेमी का स्थान लिया है किसने? तो रॉबर्टो अजवेडो ने। सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। देखिए, ब्राजील के रॉबर्टो अजवेडो 1 सितंबर 2013 को पास्कल लेगी के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन के छठे महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किए। 1 मार्च 2021 से नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नगोजी ओंकोजो इवेला ने विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया और इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2025 को समाप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत WTO का सदस्य बना कब? तो भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना वर्ष 1995 में। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य, इसकी स्थापना वर्ष जो है 1 जनवरी 1995 से ही है और वर्तमान में इस संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या जो है 164 है और इसकी सदस्यता ग्रहण करने वाला नवीनतम देश अफगानिस्तान है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है जो हाल ही में 147वें सदस्य के रूप में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ? सही जवाब होगा नेपाल। 23 अप्रैल 2004 को नेपाल जो है विश्व व्यापार संगठन का 147वां सदस्य देश बना था। क्वेश्चन नंबर 67 है, आपको बताना है निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? तो WTO का सदस्य नहीं है, वह है सर्बिया। विश्व व्यापार संगठन देखिए एक ऐसा वैश्विक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के न्यायपूर्ण एवं सहज संचालन के लिए उपयुक्त नीतियों का निर्माण करता है और समय समय पर उनकी समीक्षा भी करता है। 1 जनवरी 1995 को स्थापित इस संगठन में वर्तमान में 164 सदस्य देश हैं। 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान इसका 164वां सदस्य बना और विकल्प में जो सर्बिया है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है, यह पर्यवेक्षक देश के रूप में है। 68 है, विश्व व्यापार संगठन के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो WTO के बारे में जो सत्य नहीं है वो बताना है। इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है कि इसने व्यापार में उदारीकरण लाया है, तो डी ऑप्शन आपका मतलब WTO के बारे में सत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। कैसे? विश्व व्यापार संगठन की उत्पत्ति देखिए बहुपक्षीय व्यापार समझौते के उरुग्वे दौर से शुरू हुई थी और विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य जो है व्यापार प्रोत्साहन और व्यापार संबंधी समस्याओं का निराकरण और देशों के व्यापार अभिक्षमता का संवर्धन, व्यापार निगरानी आदि है। क्वेश्चन नंबर 69 है, विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा क्या रहा? तो WTO के जो दोहा चक्र है, दोहा में जो सम्मेलन हुआ था, इसका जो केंद्रीय मुद्दा जो था वो था कृषि से संबंधित मुद्दे, यानी इस पे जो है विशेष तौर पे कृषि से संबंधित मुद्दों पर जो है इसमें जो है डिस्कस किया गया था। और विश्व व्यापार संगठन के दोहा वार्ता जो है इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो था कृषि सब्सिडी और कृषि आयात नियमों का जो दोहा दौर है, इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी, ध्यान में रखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, डंपिंग रोधी और प्रतिपूरक चुंगिया। तो विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में निम्न में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? देखिए, बाजार पहुंच इसमें सम्मिलित है, आंतरिक समर्थन भी है और निर्यात प्रतियोगिता इनमें सम्मिलित है, बट जो डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुंगिया है इसमें सम्मिलित नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। डंपिंग रोधी और प्रतिपूरक चुंगिया विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पे समझौते के तहत शामिल नहीं है। शेष तीनों कृषि पर जो है समझौते के मुख्य 3 स्तंभ शामिल है। क्वेश्चन नंबर जो 71 है, आपको बताना है WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP
और बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा नीला बॉक्स सहायिका। ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स का संबंध विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत सहायकी से संबंधित मुद्दों से है। डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत सहायकी प्रदान की जा सकने वाली मदों को यातायात लाइटों के अनुसार सूचीबद्ध किया गया है। ग्रीन बॉक्स सहायकी यानी अनुमति, एम्बर बॉक्स सहायकी यानी धीरे धीरे कमी और रेड बॉक्स सहायकी यानी तुरंत समाप्ति। कृषि पर समझौते के अंतर्गत रेड बॉक्स सहायकी नहीं है। इसके अंतर्गत केवल ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स सहायकी आते हैं। ग्रीन बॉक्स में शोध, कीट और बीमारियों पर नियंत्रण, प्रशिक्षण एवं सलाहकारी सेवाओं, आधार संरचनात्मक सुधार आदि पर और घरेलू समर्थन को जो है रखा जाता है, जो व्यापार को प्रभावित नहीं करती है, इसकी अनुमति है। एम्बर बॉक्स में ऐसे घरेलू समर्थन को शामिल किया गया है जो उत्पादन को प्रभावित करते हैं, जैसे समर्थन मूल्य आदि। इस तरह के सहयोग को विकसित देशों के लिए सकल कृषि उत्पाद के 5%, जबकि विकासशील देशों के लिए जो है सकल कृषि उत्पाद के 10% तक जो है सीमित किया गया है। ब्लू बॉक्स में वे घरेलू सहयोग शामिल होते हैं जो एम्बर बॉक्स में हैं, परंतु कुछ शर्तों के आधार पर इन्हें प्राप्त है, जैसे निश्चित क्षेत्र और उत्पादन आधारित सहयोग या मवेशियों पर सहयोग आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको बताना 72 में निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द जो है देखने को मिलते हैं? तो सही जवाब है डब्ल्यूटीओ के मामले में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का संबंध विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत सब्सिडी से संबंधित मुद्दों से है। डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान किए जा सकने वाली मदों को जो है यातायात लाइटों के अनुसार सूचीबद्ध किया गया है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी और रेड बॉक्स सब्सिडी कृषि पर समझौते के अंतर्गत रेड बॉक्स सब्सिडी नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है इसकी अनुमति है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी धीरे धीरे इसमें कमी लाई जा रही है और रेड बॉक्स सब्सिडी जो है तुरंत समाप्ति हो गई है, मतलब इसकी समाप्ति हो गई है। तो रेड बॉक्स सब्सिडी जो है मतलब कि कृषि पे समझौते के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसके अंतर्गत ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स के साथ ब्लू बॉक्स मतलब सब्सिडी आती है। ग्रीन बॉक्स में क्या चीजें आते हैं? तो शोध, कीट और बीमारियों पर नियंत्रण, प्रशिक्षण, सलाहकारी सेवाओं, आधार संरचनात्मक सुधार आदि पर घरेलू समर्थन को रखा जाता है, जो व्यापार को प्रभावित नहीं करती है और इसकी अनुमति भी है। एम्बर बॉक्स में ऐसे घरेलू समर्थन को शामिल किया जाता है जो उत्पादन को प्रभावित करते हैं, जैसे समर्थन मूल्य आदि। तो देखिए सेम जो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सकल कृषि उत्पाद के 5%, जबकि विकासशील देशों के लिए सकल कृषि उत्पाद के 10% तक सीमित किया गया है। जो विकासशील देश हैं इनके लिए 5% और जो जो विकासशील देश है इनके लिए 10% और जो विकसित देश है इनके लिए 5% जो है सीमित किया गया है। ब्लू बॉक्स में वे घरेलू सहयोग शामिल होते हैं जो एम्बर बॉक्स में हैं, परंतु कुछ शर्तों के आधार पर इन्हें प्राप्त है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है निश्चित क्षेत्र उत्पाद आधारित सहयोग या मवेशियों पर सहयोग आदि। 73 नंबर है विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि मुहावरा निम्नलिखित में से किस एक के कार्य के संदर्भ में जो है समाचारों में प्राय चर्चा में आता रहता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि जो है यानी एसएसएम, विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि मुहावरा जो है विश्व व्यापार संगठन के कार्यों के संदर्भ में चर्चित है। यह विकासशील देशों के लिए एक सुरक्षा उपाय है जिसके तहत उन्हें उन सस्ती आयातित वस्तुओं जो अर्थव्यवस्था को दुष्प्रभावित करती है इस पर अतिरिक्त सुरक्षा चक्र लगाने की छूट प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 74 है टैरिफ और व्यापार संबंधी साधारण करार के अधीन सर्वाधिक अनुग्रह भाजन राष्ट्र खंड में विवेक्षित है। तो इसका सही जवाब होगा सभी देशों के प्रति अधिकतम अनुग्रह। देखिए इसके बारे में अगर डिस्कस थोड़ा बहुत कर लिया जाए तो गैट के अधीन जो है सर्वाधिक अनुग्रह भाजन राष्ट्र यानी मोस्ट फेवर्ड नेशंस पद का अर्थ है कि यदि कोई देश किसी अन्य देश को विदेशी व्यापार में कोई विशेष सुविधा प्रदान करता है तो वह विशेष सुविधा गैट के सभी सदस्य देशों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। डब्ल्यूटीओ का जो पूर्ववर्ती नाम था वो क्या था? तो डब्ल्यूटीओ का जो पूर्ववर्ती नाम था वो था गैट, GATT।
क्वेश्चन नंबर 76 है भारत में माल के भौगोलिक संकेत यानी रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्व के अनुपालन के लिए लागू किया गया है? तो डब्ल्यूटीओ इसका सही जवाब होगा, डी ऑप्शन। भारत में विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ के निर्देशों के अनुरूप एक सुव्यवस्थित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रणाली का संचालन किया जा रहा है। बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत में निम्न कानूनों अधिनियमों को क्रियान्वित किया गया है। पहला है माल के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999, दूसरा है ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 और तीसरा है पेटेंट अधिनियम 1970 आदि। क्वेश्चन नंबर 77, गैट का तात्पर्य क्या है? गैट का तात्पर्य है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, जो गैट का तात्पर्य इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गैट का तात्पर्य देखिए प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो है इससे है, गैट से। जो गैट का तात्पर्य है क्या है? प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता। व्यापार बढ़ने पर या प्रशुल्क घटने के उद्देश्य से जो है 1947 में जिनेवा में 53 देशों की एक बैठक बुलाई गई थी। समझौते पर 30 देशों ने जो है असहमति जताई थी और 23 देशों के मध्य समझौते हुए। इसके आधार पर 1 जनवरी 1948 से गैट जो है क्रियाशील हो गया। 78 है गैट कार्यालय जो है कब और कहां स्थापित किया गया? तो गैट कार्यालय जो है कब और कहां स्थापित हुआ? तो सही जवाब है जिनेवा में 1948 में। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। डंकल प्रस्ताव किससे संबंधित है? डंकल प्रस्ताव बौद्धिक संपत्ति के अधिकार से जो है यह संबंधित है, तो याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते अर्थात गैट वार्ताओं के 8वें दौर यानी उरुग्वे दौर की वार्ता में गतिरोध हो जाने पर दिसंबर 1990 में ब्रुसेल्स में वार्ता भंग हो गई और दिसंबर 1991 में गैट के तत्कालीन महानिदेशक आर्थर डंकल ने उरुग्वे दौर का एक अंतिम प्रारूप जो डंकल प्रारूप कहलाया प्रस्तुत किया। डंकल प्रारूप में अन्य बातों यानी सेवाओं और निवेश के साथ साथ व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकार को भी जो है शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80 है आर्थर डंकल का नाम किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा गैट से। और 81 है डंकल प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कुछ कथन दिया गया, आपको देखकर बताना है। कथन को एक बार ऑब्जर्व करिए, बताइए कि इसमें कौन सा डंकल प्रस्ताव के विषय में सही है। ठीक है, तो पहला है भारत सरकार के लिए उसके सभी प्रस्ताव को सभी क्षेत्रकों के लिए स्वीकार करना अनिवार्य है। क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है कि कृषि के क्षेत्र में मुख्य प्रस्ताव है कि कृषि संबंधी उपादानों की समाप्ति, तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा, वस्त्र के क्षेत्र में वो जो है बहुत तंतु करार के परिवर्तन को दोहराता है, तो तीसरा सही नहीं है। और चौथा, प्रस्तावों को संसद पहले ही स्वीकार कर चुकी है। पहला दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका सही जवाब है। कैसे? गैट के 8वें दौर जिसे उरुग्वे दौर भी कहा जाता है, इसकी वार्ता गतिरोध इसमें जो है जो उरुग्वे दौर है, जो 8वें दौर था उरुग्वे दौर है, इसे उरुग्वे दौर भी कहा जाता है। और वार्ता में गतिरोध उत्पन्न हो गया था। उरुग्वे दौर के वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के लिए गैट के तत्कालीन महानिदेशक आर्थर डंकल ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। डंकल प्रस्ताव जो है उपयुक्त जो प्रथम दो कथन है इससे सत्य संबंधित है, मतलब सत्य है, सिद्ध हो जाते हैं। तो इनके दो सत्य जो कथन है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 82 है व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं। तो व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय इसमें जो दिया गया है, कुट का सही आप जो है चयन करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इसका सही जवाब होगा पहला, यानी जो व्यापार मार्ग का है ये सही है, यानी कि जो बौद्धिक संपत्ति अधिकारों से जो संबंधित विषय है पहला है औद्योगिक परिरूप, यह भी आपका सही है। और तीसरा जो है भौगोलिक संकेत या निर्देश, श्रमिक मानक जो है इसका विषय नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सी ऑप्शन। डब्ल्यूटीओ में अपनाए गए व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में यानी ट्रिप्स में श्रमिक मान को छोड़कर शेष तीनों सम्मिलित हैं। ट्रिप्स के अंतर्गत 7 बौद्धिक संपदा अधिकार आते हैं। पहला कॉपीराइट एवं इससे संबंधित अधिकार, दूसरा व्यापार चिन्ह, तीसरा भौगोलिक संकेत, चौथा
औद्योगिक रूपरेखा, पांचवा पेटेंट, छठा जो है इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा, और जो सातवां है व्यापार संबंधी गुप्त सूचना। ट्रिप्स के तहत नए आविष्कारों को पेटेंट के माध्यम से जो है प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्रदान किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन के संबंध में उत्पाद पेटेंट तथा प्रक्रिया पेटेंट दोनों आते हैं। 83 है ट्रिप्स समझौते का अनुपालन करने के लिए भारत ने जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स यानी रजिस्ट्रेशन एवं प्रोटेक्शन एक्ट 1999 अधिनियमित किया। व्यापार चिन्ह यानी ट्रेडमार्क तथा भौगोलिक संकेत के बीच निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है देख लेते हैं। इसमें जो पहला दिया गया है कि व्यापार चिन्ह किसी व्यक्ति या कंपनी का अधिकार है, जबकि भौगोलिक संकेत किसी एक समुदाय का अधिकार है। तो बताइए पहला जो सही है या नहीं है, यानी ट्रिप्स के अंतर्गत जो पहला इसमें दिया गया है, तो देखिए पहला सही जवाब है ट्रिप्स के अंतर्गत। और दूसरा है व्यापार चिन्ह को अनुज्ञप्त किया जा सकता है, जबकि भौगोलिक संकेत को अनुज्ञप्त नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि व्यापार चिन्ह उत्पादित माल के लिए अनुदेशित किया जाता है, जबकि भौगोलिक संकेत केवल कृषि माल या उत्पाद तथा हस्तशिल्प के लिए जो है समुन्निदेशित किया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला दूसरा जो है ट्रिप्स के संदर्भ में सही जवाब होगा बी ऑप्शन। 84 है निम्नलिखित में से किसको जो है ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है। इसका सही जवाब होगा पौधा उत्पादन। ठीक है, पौधा उत्पादन को ट्रिप्स समझौते के तहत संरक्षण प्रदान नहीं किया गया। पेटेंट, भौगोलिक संकेतक, कॉपीराइट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा, ट्रेडमार्क आदि को जो है इसके तहत संरक्षण प्राप्त है। 85 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विश्व व्यापार संगठनों के दायित्व में भारत के कृषि क्षेत्र में उपदान में कमी करना आवश्यक नहीं है। कारण आर, भारत एक विकासशील देश है। बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए पहला गलत है, पर जो आर दिया गया है सही स्टेटमेंट है डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में दो लाइन है, देख लेते हैं। WTO के प्रावधान के अनुसार अगर बात किया जाए तो विकसित देशों के द्वारा कृषि को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी में 6 वर्षों के भीतर यानी 1986 से 88 20% तक, जबकि विकासशील देशों को 10 वर्षों तक यानी 10 वर्षों के भीतर जो है 13% तक कमी करना अनिवार्य है। तो पहला इसलिए सत्य है, दूसरा सत्य है। 86 है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स और पीस क्लॉज शब्द जो है प्राय समाचारों में किसके मामले के संदर्भ में जो है आते हैं। तो सही जवाब है विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में। देखिए एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स और पीस क्लॉज विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। 87 है कथन ए संयुक्त राज्य अमेरिका ने विकासशील देशों के द्वारा जो है ILO परिपाटियों का पालन न किए जाने पर उनके विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन से अनुशासित कार्यवाही करने की धमकी दी है। कारण आर है संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वयं उन ILO परिपाटियों को जो है स्वीकृति एवं क्रियान्वित किया है। तो बताइए इसमें कौन सा सही जवाब है। देखिए इसका सी ऑप्शन सही जवाब है, ए सही है, आर गलत है। कैसे? संयुक्त राज्य अमेरिका श्रम मानकों को लेकर विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखता है, जबकि स्वयं अमेरिका में श्रम मानकों के परिपालन के प्रति असंवेदनशील है। तो पहला सत्य है, जबकि कारण जो दिया गया है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया 88 में कि निम्नलिखित में से किस समूह के सभी 4 देश जो हैं G20 के सदस्य हैं। तो 4 देश कौन से हैं जो G20 देश के मतलब G20 के सदस्य देश हैं? वो है अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। G20 जो है विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है। तो G20 क्या है, ध्यान रखिएगा, 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन संघ जो है शामिल होता है। G20 की स्थापना वर्ष 1999 है। G20 संगठन के सदस्य देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी G20 में जो कंट्री शामिल है USA, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली। देखिए भारत है, याद रखिएगा G20 में। इसके बाद इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब,
और दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ। तो जो कंट्री के नाम है ध्यान में रखना है, रट्टा नहीं मारना, एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा तो माइंड में जो है छप जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, किस वर्ष भारत जो है प्रतिष्ठित G20 फोरम की अध्यक्षता करेगा? सही जवाब होगा 2018 में। ये 2016 का क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा। विश्व व्यापार, देखिए विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या जो है वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 85% और वैश्विक व्यापार के 75% की हिस्सेदारी के साथ G20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर वैश्विक सहयोग के लिए 19 प्रमुख देशों और यूरोपीय संघ का एक मंच है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर विचार विमर्श और नीतिगत निर्णय के लिए विश्व के औद्योगिक और विकासशील देशों को एक मंच पर लाना रहा है। प्रश्न काल में ऐसी चर्चा थी कि भारत जो है वर्ष 2018 में प्रतिष्ठित G20 फोरम की अध्यक्षता करेगा, परंतु उस समय इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी। 2018 में अर्जेंटीना द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, तो ध्यान रखिएगा। 2020 में सऊदी अरब के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और 2021 में इटली और 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत और 2024 में ब्राजील जो है इसकी अध्यक्षता करेगा। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 2020 के बाद। 2020 में पूछा जा सकता है कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो सऊदी अरब और 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया करेगा, 2023 में भारत और 2024 में ब्राजील जो है इसकी अध्यक्षता करेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबंध संस्था जो है विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन के लिए सहायता प्रदान करती है? इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। इसका सही जवाब है, बताइए, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, बी ऑप्शन। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ जो है IDA, इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को उदार शर्तों पर ऋण देने के उद्देश्य से विश्व बैंक की एक पूरक इकाई के रूप में हुई थी। इसका प्रमुख कार्य विश्व के निर्धनतम देशों को गरीबी एवं असमानता में कमी लाना, आर्थिक विकास को बढ़ाने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने वाले कार्यक्रमों के लिए ऋण एवं अनुदान देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम जो है विकसित किया गया है? तो सही जवाब होगा UNDP के द्वारा। UNDP के द्वारा देखिए वर्ष 1990 से ही वार्षिक आधार पर मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया जा रहा है। दिसंबर 2020 में मानव विकास रिपोर्ट और 2020 के तहत जारी सूचकांक में नॉर्वे जो है शीर्ष स्थान पे है। भारत की स्थिति मध्यम मानव विकास वाले देशों की है, जो 0.645 HDI मूल्य के साथ 131वें स्थान पे है। 92 है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो बताइए, सही जवाब होगा UNDP। सेम क्वेश्चन है। UNDP का मतलब है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके द्वारा जो है मानव विकास रिपोर्ट जो है प्रकाशित की जाती है। और वर्ष 1965 में UNDP द्वारा जो है वर्ष 1990 में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। तो 1965 में UNDP स्थापित हुआ था और 1990 में जो है पहली बार इसने मानव विकास रिपोर्ट को जो है प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर 93 है, हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक। आपको बताना है कि हाल ही में जो पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो सही जवाब होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। 5 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक जारी किया गया। इस रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक पूर्वाग्रह वाला देश जो है पाकिस्तान है और सबसे कम पूर्वाग्रह वाला देश जो है वो है इंडोरा। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर और आवाज विहीन तथा भविष्य रहित कहा है? सही जवाब होगा UNDP। 1996 के मानव विकास रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा विकासशील देशों के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर और आवाज विहीन तथा भविष्य रहित कहा गया। UNDP के द्वारा देशों के नीति निर्माताओं को नीति निर्धारण के समय उक्त तथ्यों की ओर ध्यान देने की जो है अपील भी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 95 है, पहला है, आपको बताना किनका जो है निम्नलिखित में से किनका सदस्य है
यानी नीचे दिए गए कूटों का आपको सही मतलब कि प्रयोग करके बताना है कि सही जवाब क्या होगा। तो एशियाई विकास बैंक, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, कोलंबो योजना, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। तो बताइए भारत जो है इनमें से किसका सदस्य है, आपको बताना है। इन चारों संगठन या जो बैंक है या जो योजना है या जो सहयोग है, इन चारों में बताइए भारत किस किस में शामिल है। तो पहला जो इसमें दिया गया है एशियाई विकास बैंक में, भारत एशियाई विकास बैंक में मतलब कि शामिल है, इसका सदस्य है। और इसके बाद जो कोलंबो योजना है इसमें भी भारत जो है इसका सदस्य है। तो पहला और तीसरा। भारतवर्ष जो कह सकते हैं जो भारत है वर्ष 1966 से एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का जो है और 1950 से कोलंबो योजना का सदस्य है। यह एपेक का सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। और इसने एपेक की सदस्यता के लिए आवेदन कर रखा है। और इसी प्रकार भारत जो है 37 सदस्यीय ओईसीडी का भी सदस्य नहीं है। कोलंबिया इसका 37वां सदस्य देश है और इसकी अध्यक्षता 28 अप्रैल 2020 से प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 96 है यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहां पे है। तो ब्रुसेल्स में। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 1957 की रोम संधि के अनुसार यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी ईईसी की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। क्वेश्चन नंबर 97 है यूरोपीय संघ के विषय में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करके बताना है कि कौन सा कथन सही है। 4 कथन है। पहला कथन है यूरोपीय संघ के विषय में कि यूरोपीय संघ को पूर्व काल में यूरोपीय समुदाय के रूप में जाना जाता था। बताइए क्या यह सही कथन है या नहीं। तो देखिए इसमें पहला कथन सही है। और दूसरा जो कथन दिया गया है कि सिंगल यूरोपीय एक्ट और मॉस्ट्रिच संधि इसके निर्माण में मिल के पत्थर बने। बताइए सही है। तो यह भी सही है। यूरोपीय संघ के विषय में पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा है यूरोपीय संघ देशों के नागरिक दोहरी नागरिकता का उपभोग करते हैं। तो तीसरा क्या सही है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट यूरोपीय संघ के विषय में सही है। चौथा जो दिया गया है कि स्विट्जरलैंड यूरोपीय संघ का एक सदस्य है, गलत है। पहला दूसरा तीसरा यानी डी ऑप्शन में दिया गया है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। स्विट्जरलैंड है यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। और इसको छोड़कर शेष तीनों कथन यूरोपीय संघ के संदर्भ में सही कथन है। 98 है निम्न में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। वो है पोलैंड। प्रश्न काल में पोलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं था। 2004 से पोलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य बन गया है। यूरोपीय संघ जो है मुख्यतः यूरोप में स्थित वर्तमान में 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 99 है कभी कभी समाचारों में पाए जाने वाला पद जो है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है। वो है कच्चे तेल की। ए ऑप्शन। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट तेल जो है एक प्रकार है, इसका एक प्रकार है। और WTI तेल ग्रेड को टेक्सास लाइट स्वीट के रूप में भी जाना जाता है। WTI की सपाट और वायदा कीमतों का उपयोग तेल मूल्य निर्धारण में एक बेंचमार्क के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाला यूरोपीय स्थिरता तंत्र क्या है। तो यूरोपीय स्थिरता तंत्र क्या है आप बताइए। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा यूरोपीय स्थिरता तंत्र के मतलब यानी यूरोपियन स्टेबिलिटी जो मैकेनिज्म है, इसका क्या मतलब है। तो ईयू की एक एजेंसी है जो यूरो क्षेत्र के मतलब कि जो यूरोजोन है इसके देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में वैसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बी ऑप्शन में यह दिया गया है यूरोपीय स्थिरता तंत्र, यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म यूरोपीय संघ की एक एजेंसी है जो यूरो क्षेत्र के देशों को वित्तीय संकट के समय वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। यह लग्जमबर्ग में स्थित एक अस्थायी एजेंसी है। यूरो क्षेत्र के सदस्य देशों के द्वारा इसकी स्थापना अक्टूबर 2012 में यूरोपीय वित्तीय स्थिरता सुविधा के प्रवर्ती संस्था के रूप में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 101 है FAO पारंपरिक कृषि प्रणाली को सार्वभौम रूप में महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली की हैसियत प्रदान करता है। इस पहल का संपूर्ण लक्ष्य क्या है। इसका जो संपूर्ण लक्ष्य है वह है पारंपरिक अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियां और उनसे संबंधित परिदृश्य, कृषि जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के ज्ञान तंत्र का अभिनिर्धारण एवं संरक्षण करना।
तो बी ऑप्शन आपका केवल सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। सार्वभौम रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली कार्यक्रम की शुरुआत खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा 2002 में वैश्विक कृषि सांस्कृतिक विरासत के प्रोत्साहन और संरक्षण के लिए जो एक पहल के रूप में की गई थी। इसका प्रमुख लक्ष्य था ऐसी कृषि प्रणाली की पहचान करना तथा उसका सहयोग और संरक्षण करना जो जैव विविधता तथा आनुवंशिक संसाधनों, ग्रामीण एवं परंपरागत ज्ञान, संस्कृति तथा उनसे संबंधित परिदृश्यों का संरक्षण एवं पोषण करती हो। क्वेश्चन नंबर 102 है, आईएलओ की 100वीं वार्षिक बैठक ने जिनके हितों की रक्षा का निर्णय लिया है वे हैं कौन? घरेलू नौकर। 16 जून 2011 को जिनेवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ की 100वीं वार्षिक बैठक में घरेलू नौकरों या श्रमिकों के हितों की रक्षा का निर्णय लिया गया और इसके लिए प्रस्तावित नियम 5 सितंबर 2013 से प्रभाव में आया। क्वेश्चन नंबर 103 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 और 182 अब इस समय किससे संबंधित है? तो बाल श्रम से। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अब इस समय 138 और 182 जो है बाल श्रम से संबंधित है। अब इस समय 138 रोजगार के लिए न्यूनतम उम्र के प्रवेश के संबंध में और अब इस समय 182 बाल श्रमों को जो है सबसे बुरे प्रारूप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 104 है, सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है? इसका सही जवाब होगा विश्व आर्थिक मंच, डी ऑप्शन। क्रिस्टल पुरस्कार जो है जो क्रिस्टल अवार्ड है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा विश्व परिस्थितियों में सुधार की दृष्टि से उल्लेखनीय प्रतिबद्धता दिखाने वाले कलाकारों को प्रदान किया जाता है। और यूएनएससी का तात्पर्य क्या है बताइए? यूएनएससी इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यूएनएससी का मतलब होता है संयुक्त यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसके 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र का एक यह महत्वपूर्ण अंग भी है। क्वेश्चन नंबर 106 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया है। 5 होंगे, सही जवाब होगा 5। और 107 में सूची 1 और सूची 2 के साथ आपको जो है मिलान करना है, ठीक है? तो आप देख लीजिए इसमें जो सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान जो करना है, इसमें जो WTO है इसका संबंध बताइए सूची 2 में किसके साथ है? सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना, ठीक है? तो इसमें जो दिया गया है आप देख लीजिए। तो ए का जो आपका मिलान होगा सेकंड वाले स्टेटमेंट के साथ होगा, ये रहा ए का सेकंड, ठीक है? इसके बाद बी जो है इसका मिलान ए के साथ यानी भुगतान संतुलन में असंतुलन को करने के लिए वित्त प्रदान करना आईएमएफ का जो है कार्य है। और सार्क जो है इसका जो मिलान है सार्क का वो है दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। और आईडीए जो है इसका संबंध है नम्य ऋणों की स्वीकृति। तो इस तरह से आपका ए का सेकंड, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। देखिए WTO है जो इसमें दिया गया इसका सूची में समान व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों को उपयोग को निषिद्ध करना। आईएमएफ का जो कार्य है भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना। सार्क का दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। और आईडीए का मतलब इसका जो कार्य है नम्य ऋणों की स्वीकृति करना। क्वेश्चन नंबर 108 है, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 कथन है। पहला कथन है आईएमएफसी विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को उसके कार्य की दिशा पर सलाह देता है। दूसरा है आईएमएफसी की बैठकों में विश्व बैंक प्रेक्षक की भांति भाग लेता है। बताइए इसमें कौन सा सही जवाब है? क्या दोनों सत्य है या पहला दूसरा में से कोई एक सत्य है? तो देखिए इसमें दोनों सत्य है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति की स्थापना आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सुझाव के द्वारा किया गया था। आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को 2 मंत्रालय समितियों और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति और विकास समिति के द्वारा सलाह प्रदान की जाती है। आईएमएफसी 24 इसमें सदस्य हैं और आईएमएफसी का जो प्रमुख कार्य है उन सभी मुद्दों को जो वैश्विक आर्थिक प्रणाली को प्रभावित करते हैं इन पर परिचर्चा करना, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को सलाह देना और इसकी बैठक में
वर्ष, इसका बैठक जो है होगा वर्ष में 2 बार होती है और इसकी बैठक में विश्व बैंक भी प्रेक्षक है इसके भांति भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय सही दिया गया है? तो एक जो मतलब कि है जो संगठन है जो मतलब कि उसका जो कार्यालय दिया गया, आपको बताना है कि किसका साथ जो सही होगा। तो वह है आपको WTO, इसका जो मुख्यालय है जेनेवा में है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। देखिए यूएनओ का मुख्यालय कहां पे? न्यूयॉर्क में है। WTO का जेनेवा में, ILO का जेनेवा में और FAO का रोम में। क्वेश्चन नंबर 110 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 191। और देखिए वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा, न्यू डेटा इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी सूडान जो है इसका 193वां सदस्य बना है। ठीक है, तो लास्ट जो सदस्य देश बना है उसका नाम और कितना इसमें सदस्य देश हैं ये इंपॉर्टेंट है। 111 में आपको बताना है, निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध नहीं रखता है? वह अंतरराष्ट्रीय निपटार बैंक यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। डी ऑप्शन। देखिए जो प्रश्नगत में जो विकल्प है प्रथम 3 विश्व बैंक ग्रुप से जो है संबंध होने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ से भी संबंधित है, जबकि अंतरराष्ट्रीय निपटारा बैंक किसी प्रकार से भी संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112, भारतीय विकास फोरम यानी IDF पहले जाना जाता था किस रूप में? तो भारत सहायता क्लब के रूप में। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है और बताना है कि अंकटैड के अनुसार उपयुक्त में से कौन सा देश उभरती हुई अर्थव्यवस्था के कोटि में है? तो इसका सही जवाब होगा ब्राजील, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका। डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ये उभरती हुई अंकटैड के अनुसार अर्थव्यवस्था के कोटि में शामिल है। और 114 नंबर है, आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, इसमें जो विचार करना है, कितने स्टेटमेंट है इसमें? आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों में से बताना है कि कौन सा सही है। पहला है, प्रथम जो है APMCHUD भारत में 2006 में संपन्न हुआ, जिसका विषय उभरते शहरी रूप, नीति, प्रतिक्रिया और शासन संरचना था। पहला गलत है। ठीक है, भारत जो है सभी वार्षिक मंत्री स्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी जैसे ADB, APEC और जो एशियन है इसकी सहभागिता से करता है। तो दूसरा भी गलत है। तो पहला और दूसरा दोनों में से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। और इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आवास और शहरी विकास और एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 13 से 16 दिसंबर 2006 के मध्य नई दिल्ली में किया गया था और इसका थीम था वर्ष 2020 तक एशिया पैसिफिक में सतत शहरीकरण की एक दृष्टि। 6वें सम्मेलन का आयोजन 14 से 16 दिसंबर 2016 के मध्य नई दिल्ली में किया गया, जिसका विषय उभरते शहरी रूप, नीति, प्रतिक्रिया और शासन संरचना था। भारत इसके सभी वार्षिक मंत्री स्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी नहीं करता है, क्योंकि दूसरा सम्मेलन 12 से 14 मई 2008 के मध्य तेहरान जो ईरान में है संपन्न हुआ था। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का मैं बेसब्री से इंतजार रहता है। और जो लोग टेलीग्राम और ट्विच ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, प्लीज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।